जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और कल से हमने जो मेवाड़ के राजवंश के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था और आज हम महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। तो जो महाराणा कुंभा का जो पिता था वो महाराणा मोकल, उसकी मृत्यु जो कि चाचा मेरा के द्वारा कर दी गई थी, जो कि हमने कल की क्लास में पढ़ लिया। फिर उसके बाद महाराणा मोकल की जगह महाराणा जो कुंभा है मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है। तो आज महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। जो महाराणा कुंभा है, तो महाराणा कुंभा का जो जन्म हुआ था वो 1423 में। महाराणा कुंभा का जन्म 1423 में हुआ था और महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है 1433 से 1468 तक रहा। कि जब 1433 में महाराणा मोकल जो कि महाराणा कुंभा के पिता थे उनकी मृत्यु हुई, तो उस तुरंत ही फिर महाराणा कुंभा जो कि मेवाड़ की गद्दी पर बैठ जाते हैं। और गद्दी पर जो कि शासनकाल रहता है, महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 तक रहता है। तो महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है, शासन 1433 से 1468 तक रहता है और जन्म जो होता है 1423 में होता है। और महाराणा जो कुंभा है, महाराणा कुंभा का पिता जैसा कि आपको पता है महाराणा मोकल है और महाराणा कुंभा की माता सौभाग्यवती है जो कि परमार वंश की राजकुमारी थी। महाराणा कुंभा का जो पिता तो महाराणा मोकल और इसकी माता जो थी सौभाग्यवती, जो कि परमार वंश की राजकुमारी। तो साहब महाराणा कुंभा का जो जन्म है 1423 में हुआ तथा महाराणा कुंभा का जो शासनकाल 1433 से 1468 तक है। और महाराणा कुंभा के जो पिता है महाराणा मोकल और महाराणा कुंभा की जो माता है सौभाग्यवती, जो कि परमार वंश की राजकुमारी थी। तो साहब महाराणा कुंभा के जो पिता है महाराणा मोकल, तो इनकी मृत्यु छल से कर दी गई थी चाचा और मेरा नाम दो व्यक्तियों के द्वारा। तो महाराणा कुंभा जैसे ही मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठता है तो 3 लक्ष्य निर्धारित करता है। तो पहला जो लक्ष्य था इसका कि चाचा मेरा से पिता की हत्या का बदला। ये पहला जो लक्ष्य था महाराणा कुंभा की चाचा और मेरा से अपने पिता की हत्या का बदला लेना था। ये पहला जो लक्ष्य था कि चाचा और मेरा से अपने पिता की हत्या का बदला लेना। और महाराणा कुंभा का जो दूसरा लक्ष्य था रणमल का हस्तक्षेप मेवाड़ से मिटाना। तो माय डियर फ्रेंड, जो रणमल था, रणमल का हस्तक्षेप जो महाराणा कुंभा के पिता मोकल के समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस वजह इस कारण जो महाराणा कुंभा जब राजगद्दी पर बैठते हैं मोकल की मृत्यु के बाद, तो महाराणा कुंभा ने ये दूसरा निर्णय लिया कि रणमल का जो हस्तक्षेप मेवाड़ से बिल्कुल तरीके से खत्म करना है। और जो तीसरा लक्ष्य था कि मेवाड़ का साम्राज्य विस्तार। तीसरा लक्ष्य था मेवाड़ का साम्राज्य विस्तार। तो मोकल के जो 3 लक्ष्य थे कि चाचा मेरा से अपने पिता की हत्या का बदला लेना, दूसरा लक्ष्य था रणमल का हस्तक्षेप मेवाड़ से मिटाना और जो तीसरा जो लक्ष्य था मेवाड़ का साम्राज्य विस्तार करना। तो साहब पहला लक्ष्य जो लक्ष्य था चाचा मेरा से पिता की हत्या का बदला लेना, तो महाराणा कुंभा ने क्या किया कि रणमल व राघव देव के द्वारा चाचा मेरा की हत्या कोंडड़ा कोंडड़ा के जंगलों में करवा देता है।
तो साहब माणाकुंबा बहुत चालाक था, तो माणाकुंबा रणमल की सहायता से कोंडला के जंगलों में चाचा मेरा की हत्या करवा देता है। तो साहब माणाकुंबा का जो पहला जो लक्ष्य था वो पूरा हो जाता है और दूसरा लक्ष्य था कि रणमल का हस्तक्षेप मेवाड़ से मिटाना। तो साहब रणमल अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था, परंतु उससे ऊपर था माणाकुंबा, और माणाकुंबा ने रणमल की एक दासी थी बहारमल्ली, बहारमल्ली के द्वारा ही रणमल को जहर दिलवा के उसकी हत्या कर देता है। तो जो दूसरा लक्ष्य कैसे पूरा किया कि रणमल की जो हत्या है इसी की दासी बहारमल्ली के द्वारा जहर दिलवाकर कर देता है। तो इस प्रकार जो रणमल का जो हस्तक्षेप मेवाड़ को बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, तो बढ़ रहा था, तो इस कारण क्या हुआ कि महानाकुम्भा ने रणमल को भी टिड्डा लगा दिया। तो साहब रणमल की जो दासी थी बहारमली उसको बेला फुसलाकर रणमल को जेल भिजवा दिया और रणमल की हत्या हुई। साहब जो तीसरा लक्ष्य था कि साम्राज्य विस्तार, तो रणमल की जैसे ही मृत्यु होती है तो महानाकुम्भा क्या करता है कि जो मंडोर पर अपना अधिकार कर लेता है। तो कि रणमल की हत्या के बाद मंडोर पर अधिकार अधिकार कर लेता है। तो इस तरह जो रणमल की मृत्यु के बाद कुंभा ने मंडोर पर अपना अधिकार कर लिया, और फिर रणमल का एक पुत्र था रावजोधा ने लोक देवता हरभुजी की सहायता से वापिस मंडोर पर अपना अधिकार कर लेता है 1653 में। फिर क्या होता है, तो साहब रणमल की हत्या के बाद मंडोर पर कुंभा अपना अधिकार तो कर लेता है, फिर उसके बाद रणमल का पुत्र रावजोधा, रणमल का पुत्र जो था रावजोधा ने लोक देवता हरभुजी की सहायता अधिकार कर लेता है। फिर इसके बाद रावजोधा ने जो लोक देवता हरभुजी की सहायता से मंडोर पर वापिस अधिकार कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि रावजोधा को पता कि माणाकुंभा बहुत शक्तिशाली है, तो माणाकुंभा अगर कि रावजोधा को अब नहीं छोड़ेगा, तो रावजोधा ने एक तरकीब सोची कि रावजोधा की एक पुत्री थी सरंगार देवी, सरंगार देवी का जो विवाह है महानाकुंभा के एक पुत्र था रायमल, रायमल से करवा देता है, जिसके कारण वो समझी हो गए। और उससे क्या होता है कि जो कुंभा है रावजोधा पर किसी प्रकार का कोई आक्रोश नहीं जताता और उनके मध्य एक संधि होती है बाद में जाकर, जो कि जो हंसाबाई थी, रानी हंसाबाई, उसके प्रयासों से वो संभव संभव हो पाई। आवल बावल या आंवला खेजरी की संधि जो 1453 में हुई, जो कि रावजोधा और महानाकुंभा के बीच में। तो रावजोधा की पुत्री थी संगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से करवा देते हैं। तो ये इसके बाद इनकी शादी हो जाने के बाद जो हंसाबाई थी, हंसाबाई जो कि रावजोधा की तो बुआ जी लगती थी, महानाकुंभा की जो दादी थी और लाखा की जो पत्नी थी और मोकल की माँ थी। तो इसके बाद क्या होता है कि हंसाबाई के प्रयासों से सन 1453 में आवल बावल या आंवला खेजड़ी
की संधि होती है, और ये आंवल बाउल या आंवला खिचड़ी की संधि जो 1453 में कुंभा और रावजोधा के मध्य होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो माय डियर फ्रेंड, इसके बाद जो कुंभा का जो तीसरा लक्ष्य था साम्राज्य विस्तार का, तो साम्राज्य विस्तार का जो तीसरा लक्ष्य था जो हम पढ़ेंगे, जो तीसरा लक्ष्य था साम्राज्य विस्तार। तो इसमें जो महाराणा कुंभा ने मेवाड़ का जो साम्राज्य आगे बढ़ाने के लिए या साम्राज्य को बहुत बड़ा करने के लिए पहला युद्ध किया 1433 ईस्वी में, जो कि सिरोही का एक शासक था, चौहान शासक सहसमल से युद्ध किया, और चौहान शासक जो सहसमल था उसे पराजित किया। जो पहला युद्ध सिरोही सिरोही के चौहान शासक सहसमल सहसमल को पराजित किया। और यह जो युद्ध है 1433 ईस्वी में लड़ा गया, और सिरोही के जो चौहान शासक था सहसमल, उसको पराजित किया। सिरोही में एक दुर्ग था अचलगढ़ दुर्ग, और उस अचलगढ़ दुर्ग का महाराणा कुंभा ने पुनर्निर्माण कराया, और इसी अचलगढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा की प्रतिमा स्थापित है। और इस युद्ध के बाद सिरोही में स्थित अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। और इसी दुर्ग में महाराणा कुंभा प्रतिमा स्थापित है। और सिरोही में स्थित अचलगढ़ जो दुर्ग था कि महाराणा कुंभा ने तो 1433 में चौहान शासक सिरोही का चौहान शासक सहसमल को पराजित किया। और युद्ध के बाद जो सिरोही में स्थित जो अचलगढ़ दुर्ग था, अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किया गया, और इसी अचलगढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा की प्रतिमा स्थापित की गई। और महाराणा कुंभा ने फिर दूसरा जो साम्राज्य विस्तार के दौरान दूसरा युद्ध किया। जो दूसरा युद्ध था जहाज जहाजपुर का युद्ध। और यह युद्ध 1437 ईस्वी में लड़ा गया। और दूसरे साम्राज्य विस्तार के दौरान जो महाराणा कुंभा ने जो दूसरा युद्ध किया वो था जहाजपुर का युद्ध। और जहाजपुर का युद्ध जो कि 1437 ईस्वी में लड़ा गया, और ये जहाजपुर के युद्ध के दौरान कुंभा ने बूंदी शासक वेरिसाल को पराजित किया। और फिर जो जहाजपुर का युद्ध किया 1437 में, और कुंभा ने जो बूंदी शासक जो बेरीसाल था उसको पराजित किया इस युद्ध में। और इन दोनों युद्ध साम्राज्य विस्तार के दौरान जो एक तो सिरोही में युद्ध हुआ, और एक जहाजपुर का जो युद्ध है जो कि दोनों ही युद्धों में महाराणा कुंभा विजयी रहे। और फिर साम्राज्य विस्तार के दौरान तीसरा युद्ध करते हैं सारंगपुर का युद्ध। तीसरा युद्ध करते हैं सारंगपुर का युद्ध,
जो कि 1400 ये भी 1437 में लड़ा गया। और इस युद्ध में जो है कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध के दौरान जो मालवा शासक महमूद खिलजी पश्त था, महमूद खिलजी पश्त को पराजित किया। और इस युद्ध का होने का एक प्रमुख कारण था जो महमूद खिलजी जो पश्त था, महमूद खिलजी पश्त ने क्या किया कि महपा और अक्का नामक दो व्यक्ति थे, इन्हें शरण दिया अपने यहाँ पर। तो इस कारण ये युद्ध हुआ। जो कि महपा जो अक्का जो दो व्यक्ति थे, इनका संबंध चाचा और मेरा से था। तो चाचा और मेरा की जो हत्या है कुंभा के द्वारा ही करवाई गई थी, इसलिए वो कुंभा को मरवाना चाहते थे। इसीलिए महमूद खिलजी पश्त को महपार अक्का के द्वारा अग्रसित किया गया युद्ध करने के लिए, और सारंगपुर का युद्ध हुआ। तो सारंगपुर का युद्ध जो 1437 में हुआ, और इस युद्ध में कुंभा ने महमूद खिलजी पश्त को पराजित किया। और जो सारंगपुर का युद्ध था जो कि 1437 ईस्वी में लड़ा गया, और कुंभा ने इस युद्ध के दौरान महमूद खिलजी पश्त को पराजित किया। और इस युद्ध का एक प्रमुख कारण था, जो सारंगपुर का युद्ध था, इसका जो प्रमुख कारण है कि जो महमूद खिलजी पश्त के द्वारा महपा व अक्का नामक दो व्यक्तियों को शरण दी थी, जिनका संबंध चाचा व मेरा से था। तो ये चाचा और मेरा की हत्या का बदला लेने के लिए महपाल जो अक्का जो व्यक्ति थे, जो कि महमूद खिलजी पश्त ने जिनको शरण दी थी, उन्होंने क्या किया कि महमूद खिलजी पश्त को छड़ा दिया कि साहब आप तो मेवाड़ को जीत लो, मेवाड़ आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार वो बदला लेना चाहते थे महाराणा कुंभा से। तो परंतु सारंगपुर के युद्ध के दौरान महाराणा कुंभा ने जो था महमूद खिलजी पश्त को पराजित कर दिया। और सारंगपुर या जो मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा जो कुंभा थे, उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और अब हम पढ़ेंगे विजय स्तंभ के बारे में, आखिर क्या विजय स्तंभ की क्या क्या विशेषताएं थी, किस प्रकार बनी, और उसका जो महाराणा प्रताप का आगे का जो जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो महाराणा कुंभा था, महाराणा कुंभा ने क्या किया कि जो सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। तो विजय स्तंभ जो कि 1440 से 1440 से 1448 तक विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था, कि 1440 से 1448 के मध्य विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। और जो विजय स्तंभ है जो कि 9 मंजिला था, अर्थात 9 मंजिल थी विजय स्तंभ की, 9 मंजिला विजय स्तंभ था। और जिसकी जो ऊंचाई है 122 फीट थी, 9 मंजिला, और जिसकी ऊंचाई 122 फीट थी, और वो 30 फीट चौड़ाई थी, कि जो विजय स्तंभ था, जो कि जिसका निर्माण 1440 से 1448 के बीच हुआ। और विजय स्तंभ जो कि 122 फीट ऊंचा, 9 मंजिला और 30 फीट चौड़ा था। और विजय स्तंभ जो था, इसका जो प्रमुख वास्तुकार था, प्रथम या प्रमुख जो वास्तुकार था विजय स्तंभ का, वो था जेता। और यह विष्णु को समर्पित था।
ये विष्णु को समर्पित था, इसलिए इसे विष्णुगढ़ ध्वज भी कहा जाता है कि जो विजय स्तंभ है, इसे विष्णुगढ़ ध्वज भी कहा जाता है। तो विष्णुगढ़ ध्वज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो विजय स्तंभ है, ये विष्णु भगवान को समर्पित था, इसलिए इसे विष्णुगढ़ ध्वज भी कहा जाता है। और विजय स्तंभ जो है, इसमें प्राचीन जो हिंदू देवी देवताएं हैं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती है कि जो विजय स्तंभ है, इसमें प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती है। और विजय स्तंभ में प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं, इसलिए इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, जो कर्नल जेम्स टोड ने जो कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया विजय स्तंभ को, कि विजय स्तंभ की जो तुलना की गई है कुतुब मीनार से श्रेष्ठ की गई है, क्योंकि ये किसने की, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ विजय स्तंभ की जो तुलना है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा की गई। कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया विजय स्तंभ को। और इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं द्वारा सजाया गया संग्रहालय भी कहा गया। और इतिहासकार जो गोपीनाथ शर्मा है, इसने जो विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं के द्वारा सजाया गया संग्रहालय भी कहा। और जो अगला आता है कि इतिहासकार गर्जट ने विजय स्तंभ की का मूर्तियों का अजायब घर भी कहा। इतिहासकार गर्जट के द्वारा विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर भी कहा गया। और इतिहासकार फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की जो तुलना है रोम की टार्जन इमारत से की गई। और इतिहासकार जो फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की जो तुलना है रोम की टार्जन इमारत से की गई। और फिर जो आता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, तो माय डियर फ्रेंड, जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, ये विजय स्तंभ पर लिखी गई है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति विजय स्तंभ पर लिखी गई है। और इसके लेखक जो है अत्रि और महेश। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है विजय स्तंभ पर लिखे गए हैं, और इसके जो लेखक है अत्रि और महेश है। और विजय स्तंभ का जो पुनर्निर्माण महाराजा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण महाराजा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। और महाराजा स्वरूप सिंह के द्वारा इसलिए करवाया गया था कि जो विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल थी, उस पर बिजली गिर जाने से वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसलिए महाराणा स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किया गया। माय डियर फ्रेंड, आज की क्लास यहीं तक, और कल महाराणा कुंभा के बारे में जो कुछ बातें रह गई उनके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।